नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं आप लोग का एक सीडीपी का यहां पर मॉक टेस्ट लेने वाला हूं और ये वाला शायद दोस्तों हम लोग का लास्ट यहां पर मॉक टेस्ट होने वाला है सीडीपी का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आप लोग को जो देखने मिलेगा वो 30 क्वेश्चन यहां पर देखने मिलेगा। 30 क्वेश्चन में अगर दोस्तों आप लोग का 20 प्लस से ज़्यादा नंबर अगर आ रहा है तो दोस्तों आप लोग के एग्जाम में जो आप लोग का सीडीपी का पेपर होगा उसमें दोस्तों आप लोग के एग्जाम में 25 प्लस से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग को एक बात मालूम है कि आप लोग का जो सीटेट का एग्जाम होता है दोस्तों, उस सीटेट का एग्जाम में दोस्तों सीडीपी का पेपर जो होता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आप लोग का बहुत रिपीट होता है। अदर सब्जेक्ट का भी होता है लेकिन दोस्तों सीडीपी की तुलना में कम होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए 1 नंबर का सवाल आप लोग के पास आ गया कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की निम्न में से कौन से अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है। ठीक है, ऑप्शन 1 में है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। ऑप्शन बी में है गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना। ऑप्शन सी में है समस्याओं को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उसे समय संकेत और इशारे देना। ऑप्शन डी में है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोग खुद दे दीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी बच्चों को जब समस्या होता है दोस्तों तो उसको क्या किया जाता है कि समस्याओं को सुलझाने के दौरान बच्चों को क्या किया जाता है, किसी बिंदु पर अगर वो अटक जाए, ठीक है, यानी रुक जाए, तो उसे क्या करना चाहिए, समय संकेत यानी हेल्प भी करना चाहिए, उसको साइन भी देना चाहिए और उसे इशारा भी देना चाहिए। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर टू सवाल आप लोग का क्या है दोस्तों कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। ठीक है, देखिए वो घोड़े को क्या समझ रही है, वो घोड़े को कुत्ता समझ रही है। तो क्या बोल रही है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। आत्मसात्वकरण यानी समावेशन। ऑप्शन बी में है प्रतीकात्मकता। ऑप्शन सी में है पदार्थ स्थायित्व और ऑप्शन डी में है दोस्तों अस्तगति अनुकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा समावेशन यानी जिसको आप लोग कह सकते हैं आत्मसात्वकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर तीन में आप लोग का क्या सवाल है दोस्तों कि वह विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, यानी उसका सही से समावेशन के लिए समान शिक्षा के लिए क्या आवश्यक उसके लिए जरूरी है। तो सुलभ अवसंरचना या तो जिसको कह सकते हैं इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षतापूर्ण रवैया या साथियों के बीच सहानुभूति और दया। दोस्तों साथियों को सहानुभूति और समानुभूति की दया यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर सहानुभूति है तब तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समानुभूति अगर रहे, ठीक है, क्या रहे दोस्तों आप लोग का समानुभूति रहे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इक्विटी कहा जाता है। तो समानुभूति अगर रहे तो दोस्तों ये आप लोग का पॉजिटिव होता है, लेकिन सहानुभूति इसकी तुलना में दोस्तों कम होता है। ठीक है, शिक्षकों को पक्षतापूर्ण कोई रवैया यहाँ पर नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अलगाव की तो बातें नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी सुलभ अवसंरचना इमारतें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 में आप लोग का दिया हुआ है कि प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश सक्रिय करना चाहिए। क्षमता को स्थायी बनाने की धारणा करना चाहिए, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा करना चाहिए, या प्रतिस्पर्धा की भावना करना चाहिए, या चिंता की भावना करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्यार्थियों की वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए यानी एक्टिव करना चाहिए एक शिक्षार्थी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 में आप लोग का दिया हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को ये दर्शाता है। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने आप लोग का 3 नैतिक स्तर के नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो उनमें से ये दोस्तों किस चरण को यहाँ पर दर्शा रहा है। ऑप्शन में आप लोग का है प्रथापूर्व चरण, अमूर्त सक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण और उत्तर प्रथागत चरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्री ऑपरेशनल यानी प्रथापूर्व चरण। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 6 और नंबर 6 में आप लोग का दिया हुआ है कि प्राइमरी लेवल पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ऑप्शन एक में है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, हमको बच्चों को कोई भी रोजगार का अवसर नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन बी में है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, चलिए ये सही है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव को भाग बनाना, और ऑप्शन डी में है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। देखिए इन तीनों ऑप्शन में से अगर हम दोस्तों बात करें वो सबसे पॉजिटिव आप लोगों का कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि बच्चों के जीवन के अनुभवों का है ना, उसमें क्या बनाना है, भाग बनाना यानी पार्ट बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नंबर 7, और नंबर 7 में आप लोग का क्या दिया हुआ है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप लोग का मानकीकृत आए तो दोस्तों उसको देखते ही आप लोग काट दीजिएगा। ऑप्शन बी में क्या है कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत नहीं बल्कि सकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, ऐसे हम लोग को कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी दोस्तों आप लोग का गलत हो गया। ऑप्शन सी में है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन डी में आप लोग का क्या है कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, तो दोस्तों ये वाला आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विविध विन्यासों के उदाहरण यहाँ पर लेने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 8 आप लोग का और एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। एक नंबर में है कि संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। उसके बाद का है कि कोई उत्तेजना नहीं तो कोई भय नहीं। उसके बाद का है कि उच्च उत्तेजना उच्च भय, और ऑप्शन डी में है दोस्तों कि निम्न उत्तेजना और उच्च भय। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का भय नहीं है, ये आप लोग का भय है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आप लोग का हो जाएगा कि अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था होती है वो आप लोग का होता है दोस्तों संतुलित उत्तेजना और कोई भी दोस्तों भय नहीं। ठीक है, जब तक दोस्तों आप लोग का संतुलित उत्तेजना नहीं होगा और कोई भय नहीं रहेगा तब दोस्तों आप लोग का अधिगम के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था मानी जाती है। सर्वोत्तम अवस्था बोले या तो सर्वोत्तम व्यवस्था बोले। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग नंबर 9, और नंबर 9 में आप लोग का क्या है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन ए में है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी में है असफलता अनियंत्रित है। और ऑप्शन सी में है दोस्तों आप लोग का कि योग्यता जो है वो सुधार्य है यानी सुनिश्चित है। और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का योग्यता अटल है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगम के लिए योग्यता सुधार्य है और इस प्रकार की दोस्तों धारणा उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग नंबर 10, और नंबर 10 में आप लोग का दिया हुआ है कि निम्न में से अध्यापन या अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन बी में है अनुकरण, नकल और दोहराना। उसके बाद का है कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना और संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। तो दोस्तों जब भी आप लोग संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजेंगे तो वो सबसे दोस्तों प्रभावशाली माध्यम माना जाता है अध्यापन अधिगम का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का देखेंगे दोस्तों नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम है, इनमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को दे देता है तो उनके पास कितने आम शेष बचेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश कहा जाता है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, मूल्यांकन चिंतन या आलोचना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों जब भी उसके पास आम है ना, और उसके आम को एक एक करके कोई यहाँ पर किसी को दे रहा है, जैसे एक बार मित्र को दिया, उसके बाद एक बार पत्नी को दिया, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो इस प्रकार के चिंतन को दोस्तों कहा जाता है आप लोग का अभिसारी चिंतन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नंबर 12 में आप लोग का क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ऑप्शन 1 में है पालन पोषण, ऑप्शन बी में है सहानुभूति, ऑप्शन सी में दोस्तों आप लोग का पड़ोस, और ऑप्शन डी में है आप लोग का यह सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखेंगे नंबर 13, और नंबर 13 में आप लोग का है कि एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्चा 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्राप्त की है, मानववाद से,
मानवतावाद सिद्धांत से प्राप्त की है, या व्यवहारवाद से प्राप्त की है, या रचनावाद से प्राप्त की है। तो दोस्तों यह जो आप लोग का समझ प्राप्त की है वो आप लोग का रचनावाद से प्राप्त किया है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 14 में आप लोग का दिया हुआ है कि देखिए नंबर 14 में है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए। उसके बाद का है कि बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। और ऑप्शन डी में है दोस्तों कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन आप लोग का ठीक है, लेकिन दोस्तों दोनों में से अगर सही सबसे आप लोग का सिद्धांत है वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे का देखेंगे नंबर 15, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? अभिवृत्ति आता है, कौशल आता है, ज्ञान आता है, या इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी आता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आप लोग का जीवन पर्यंत चलता है तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग का अभिवृत्ति भी आता है, कौशल भी आता है और ज्ञान भी आता है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। चलिए आगे देखेंगे नंबर 16, और नंबर 16 में आप लोग का दिया हुआ है कि छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षणिक विकास पर, और इनमें से सभी। तो दोस्तों लैंगिक भेदभाव का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? वो इनमें से सभी में हो जाएगा। ठीक है, यानी उनके सामाजिक उत्थान पर भी हो जाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी हो जाएगा, और शैक्षणिक विकास पर भी हो जाएगा। नंबर 17, और नंबर 17 में आप लोग का दिया हुआ है कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? प्रिंटर का है, वुडवर्थ का है, थर्नडाइक का है, या कॉल्विन का है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कथन जो दिया गया है ये आप लोग का थर्नडाइक साहब ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, और इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नंबर 20। ठीक है, नंबर 20 की यहाँ पर बात किया गया है। देखिए, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर सोनिया बोली यह मेरे लिए नहीं है। ठीक है, क्या बोली सोनिया? कि यह मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य क्या दर्शाता है? यह जेंडर भूमिका में लचीलापन को दर्शाता है, यह जेंडर प्रासंगिकता पर दर्शाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, और यह जेंडर स्थिरता को दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रही है सोनिया कि वह कारों से नहीं खेलती, यह हम लोग के खेलने के लिए नहीं है, यह लड़कियां नहीं खेलती, इसमें लड़कों खेलता है। ठीक है, इसमें लड़के खेलता है, इसमें वो क्या दर्शा रही है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नंबर 21, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, उसके बाद का है कि बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, और ऑप्शन डी में दोस्तों कि बच्चे का अधिगम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की बारंबार बोलने से यानी बार बार बोलने से दोस्तों अधिगम के लिए योग्य नहीं है, और यह किस संभावना को दर्शाती है? ये आप लोग का दोस्तों बच्चों के अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा, इस प्रभाव को ये दोस्तों दर्शा रही। ठीक है, बच्चों का मन दोस्तों क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा, वो पढ़ने के लिए उसको मन नहीं करेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि बच्चे अधिगम के लिए अधिगम के प्रति क्या हो जाएगा? निष्प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 22, और नंबर 22 आप लोग का दिया हुआ है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा? ऑप्शन 1 में है कि विकास जो है वह स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ये तो बिल्कुल आप लोग का सही हो गया। ऑप्शन बी में है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। तो दोस्तों ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों? दोनों है, और ऑप्शन डी में आप लोग का कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों इसका ये कथन सही हो जाएगा।
चलिए नंबर 23, तो नंबर 23 में आप लोग का दिया हुआ है कि किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील, ठीक है, कैसा कि नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या या व्यवसाय संबंधी समस्या। देखिए किशोरावस्था की बात हो रहा है, जो इसका उम्र रहता है दोस्तों 12 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र रहता है। तो इस उम्र में दोस्तों क्या होता है, नाजुक एवं संवेदनशील समस्या ये होती है। और इस प्रकार के दोस्तों प्रश्नों के लिए आप लोग का आंसर हो जाएगा यौन संबंधी समस्या, जो दोस्तों आप लोग का देखा जाता है 12 वर्ष से 18 वर्ष के लड़का और लड़की में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नंबर 24। नंबर 24 में आप लोग का दिया हुआ है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी 2016 के अनुसार किसी एक शब्द का प्रयोग किया गया है। मंदित छात्र का प्रयोग किया गया है, विकलांग छात्र का प्रयोग किया गया है, छात्र जिसका आसक्त शरीर है या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो दोस्तों आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये दोस्तों आप लोग का छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था। चलिए नंबर 25, और नंबर 25 में आप लोग का क्या है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं यानी लज्जा करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें या कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। ऑप्शन सी में है उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए। और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे नंबर 26, और नंबर 26 में आप लोग का है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक उच्चतम वर्ग है। वो क्या है, वो समझ हो जाएगा यानी अंडरस्टैंड हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा यानी आप लोग एप्लीकेशन हो जाएगा, सृजन हो जाएगा या आप लोग का विश्लेषण हो जाएगा। तो दोस्तों ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का जो उच्चतम वर्ग है वो आप लोग का सृजन यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 27, और नंबर 27 में आप लोग का है कि प्रकृतिवादी उपागम किनके सिद्धांत के आधार पर शिक्षक शास्त्रीय अनुप्रयोगों का विकसित करने का प्रयास है। ऑप्शन ए में है रोजर ब्राउन, ऑप्शन बी में है स्टीफन क्रैशन, ऑप्शन सी में है दोस्तों आप लोग का ब्लूमफील्ड, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्टीफन क्रैशन यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे नंबर 28, और नंबर 28 में क्या है दोस्तों कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी जो है वो एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका अवलोकन करेंगे। भाषा में प्रवाह होकर, विषय वस्तु में निपुणता होकर, प्रस्तुतिकरण शैली होकर या इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता और प्रस्तुतिकरण शैली के होने के नाते आप इस पर क्या करेंगे दोस्तों, आकलन इसमें करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। समस्याओं को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज करना या परिकल्पना का निरूपण करना, ठीक है। तो दोस्तों समस्या समाधान की जो पहली चरण होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो आप लोग का होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी समस्याओं की पहचान करना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया दोस्तों 30 नंबर में क्या है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, क्या हो सकती है कि एक अनुशासित दिनचर्या हो सकती है, एक आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतक्रिया हो सकती है, ऑप्शन सी में है एक संसाधन समृद्ध वातावरण हो सकता है, और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का सफल माता पिता। तो दोस्तों बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण जो हो सकती है दोस्तों वो आप लोग का हो जाता है क्या कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया यानी इंटरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का टोटल जो सवाल था वो 30 क्वेश्चन था, और 30 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। और वीडियो दोस्तों आप लोग का कैसा लगा, वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक लाइक यहाँ पर कर दीजिए, और जितना हो सके दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग का जो सीटेट का एग्जाम है दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ चुका है। जल्दी से आप लोग तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट स्कोर दोस्तों अपने एग्जाम के लिए दिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।